वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का जो सैम्पल पेपर कर रहे थे हम। अभी तक हमने इसके पार्ट 1 में क्या किया है, हमने जो फॉर्मेट है सैम्पल पेपर का पोल साइंस का, यानी कि जो बोर्ड एग्जाम में आपका पेपर किस फॉर्मेट से आएगा वो देखा है हमने, कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसके साथ बहुत सारी जो एक्स्ट्रा बातें हैं, जो टिप्स हैं एग्ज़ाम के लिए, वो भी शेयर की है। अगर नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिएगा। और इसके बाद हमने जो सेक्शन ए है हमारा 1 से लेकर 16 तक का, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज हम करेंगे सेक्शन बी। जो सेक्शन बी है उसमें आपका क्या आता है, सेक्शन बी के अंदर आपका गद्यांश दे दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4, और चारों के चारों जो क्वेश्चन है वो एक एक नंबर के होते हैं, जब भी आपके टोटल होकर 4 नंबर बनते हैं। तो पहले हम पैराग्राफ पढ़ेंगे, गद्यांश पढ़ेंगे, उसके बाद इसके जो प्रश्न पूछे गए हैं वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी कि बहुवैकल्पिक प्रश्न वो करेंगे। तो देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कोई भी क्षेत्र हवा में नहीं होता, चाहे कोई क्षेत्र अपने को गैर इलाकाई ताकतों से अलग रखने की जितनी भी कोशिश करे, उस पर भारी ताकतों और घटनाओं का असर पड़ता ही है। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण एशिया की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। पिछले 10 वर्षों में भारत और चीन के संबंध बेहतर हुए हैं। चीन की रणनीतिक साझेदारी पाकिस्तान के साथ है और यह भारत चीन संबंधों में एक बड़ी कठिनाई है। विकास की जरूरत और वैश्वीकरण के कारण एशिया महाद्वीप के यह दो बड़े देश ज़्यादा नज़दीक आए हैं। सन 1991 बाद से इनके आर्थिक संबंध ज़्यादा मजबूत हुए हैं। तो ये हमने यहाँ पर रीड कर लिया है, पढ़ लिया है, और इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं इन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे देखिए, पहला है, इस गद्यांश में किस क्षेत्र को इंगित किया गया है। इंगित यानी कि किस क्षेत्र के बारे में बताई गई है, किस क्षेत्र को प्रमुख रख के बात ये की गई है इस गद्यांश में। तो ऑप्शन पढ़िए, पहला पूर्वी एशिया, दूसरा दक्षिण पूर्व एशिया, तीसरा दक्षिण एशिया, और चौथा है दक्षिण अफ्रीका। इसका जो सी वाला है दक्षिण एशिया, वो इसका सही होगा, क्योंकि जो दक्षिण एशिया के बारे में ही सारी बात की गई है और उसी को बीच में रख के, मध्य में रख के, दक्षिण एशिया में काफ़ी सारे देश आते हैं जो आपने चैप्टर 5 में पढ़ा होगा फर्स्ट बुक की, उसमें जो देश आते हैं उन्हीं के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो इसका सही है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किन दो देशों को बाहर की शक्तियों के रूप में संदर्भित किया गया है। तो कौन से ऐसे दो देश है जिनको बाहर की शक्तियों के रूप में दिखाया गया है। तो एक बार दोबारा से पैराग्राफ में जाते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं पैराग्राफ में से ही पूछे गए हैं। तो देखिए, यहाँ से देखिए, जितनी भी कोशिश करे उस पर बाहरी ताकतों और घटनाओं का असर पड़ता ही है। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण एशिया की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। इसका मतलब है जो चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका है वो क्या है, दक्षिण एशिया के लिए क्या है, बाहरी शक्ति है, बाहरी ताकत है। तो इसका चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला इसका ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से दो देश एशिया महाद्वीप के दो बड़े देश हैं। तो दोबारा से पैराग्राफ पे जाते हैं और फिर हम आंसर देंगे। भारत चीन संबंधों में बड़ी कठिनाई है। विकास की जरूरत और वैश्वीकरण के कारण एशिया महाद्वीप के यह दो बड़े देश ज़्यादा नज़दीक आए हैं। तो यहाँ पर जो दो बड़े देशों की बात की गई है वो भारत और चीन के बारे में की गई है। तो इसका जो बी वाला है वो इसका सही आंसर है। अगला कहता है, पाकिस्तान के साथ चीन की रणनीतिक साझेदारी किस देश के लिए एक बड़ी अड़चन है। तो पाकिस्तान और चीन के बीच में जो ये साझेदारी हो रही है वो किसके लिए खराब है। पहला भारत, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा श्रीलंका और चौथा म्यांमार। एक बार फिर से पैराग्राफ पर जाते हैं और आंसर देखते हैं। तो ये देखिए, चीन की रणनीतिक साझेदारी पाकिस्तान के साथ है और ये भारत चीन संबंधों में बड़ी कठिनाई है। तो यहाँ पर जो भारत है उसके लिए कठिनाई की बात है। इसका जो ऑप्शन ए है वो इसका सही होगा, भारत। अब हमें क्या है, 18 क्वेश्चन में भी ऐसे ही गद्यांश दिया गया है। 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। और क्या करना है, हमें पहले गद्यांश पढ़ना है, फिर हम प्रश्न उत्तर ऐसे ही देंगे। और एक बात यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली है कि जरूरी नहीं है कि आपका जो गद्यांश है उसी में आपके सारे आंसर छिपे हों। ये सोच के कभी मत चलिएगा। यहाँ पर एक गद्यांश आसान दे दिया गया तो एक मुश्किल भी दिया जा सकता है। ऐसा भी दिया जा सकता है कि आपको गद्यांश में कोई हिंट, थोड़ी सी हिंट दी जाए और पूरा आपको खुद ही आंसर आपको बताने हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको सारे के सारे आपको आंसर गद्यांश में से ही मिलेंगे। तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अब हमें क्या करना है, ये जो गद्यांश दिया गया है उसे पढ़ना है। तो देखिए,
बुनियादी रूप से आसियान एक आर्थिक संगठन था और वह ऐसा ही बना रहा। तो इससे हमें समझ में आया कि ये जो पैराग्राफ है गद्यांश है वह आसियान के बारे में है। आसियान क्षेत्र की, आगे देखिए, आसियान क्षेत्र की कुल अर्थव्यवस्था अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान की तुलना में काफ़ी छोटी है, पर इसका विकास इन सबसे अधिक तेजी से हो रहा है। इसके चलते इस क्षेत्र में और इससे बाहर इसके प्रभाव में तेजी से वृद्धि हो रही है। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना तथा इस इलाके के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना है। यह संगठन इस क्षेत्र के देशों के आर्थिक विवाद को निपटाने के लिए भी बनी मौजूदा व्यवस्था को भी सुधारना चाहेगा। आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर भी ध्यान दिया है। इस प्रस्ताव पर आसियान के साथ बातचीत करने की पहल अमेरिका और चीन ने कर भी दी है। तो देखिए, इससे हमें समझ में आया ये पैराग्राफ आसियान के ऊपर, इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। यहाँ पर एक ट्रिक मैं ये बताना चाहती हूँ, जो भी ट्रिक मुझे याद आती जाएगी मैं आपको बताते जाऊँगी, क्योंकि बाद तक छोड़ना ये तो खतरा हो जाता है, क्योंकि बाद तक मुझे याद रहे ना रहे। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे पैराग्राफ रीड किया है, ये पैराग्राफ मैंने आप सबको सुनाने के लिए, रीड करने के लिए किया है। आप सबको ऐसे मैं दिखा के छोड़ देती तो आपको पता नहीं चलता इस पैराग्राफ में क्या दिया गया है, तो यहाँ पर दिखाने के लिए किया। पर अगर आप एग्जाम में जब क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करेंगे ये वाले पैराग्राफ वाले, तो आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको पहले अपने क्वेश्चन पढ़ने हैं। जैसे कि 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 2 क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 2 क्वेश्चन पढ़े और फिर क्या है, आपको पैराग्राफ रीड करना है। पैराग्राफ में इन 2 क्वेश्चनों के आंसर देखने हैं। नहीं मिलते हैं तो अब देखिए, ये 2 क्वेश्चन हैं ऐसे यहाँ बताए गए हैं जिनके आंसर उसमें नहीं है, तो ये तो आप खुद करेंगे। अगले जो 2 क्वेश्चन है यहाँ पर, ये जो 2 क्वेश्चन है इनके आंसर उसमें दिए गए हैं, तो ये 2 क्वेश्चन आपको पढ़ेंगे और फिर आप देखेंगे पैराग्राफ में दे रखा है नहीं दे रखा है, फिर आप कर सकते हैं। ये आसान है। और अगर आपको खुद ही आता है तो आप खुद ही इसका आंसर दे सकते हैं। अब चलिए, पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, आसियान की स्थापना किस वर्ष की गई? जो आसियान है उसकी स्थापना कब की गई है, कौन से वर्ष में की गई, ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन 1966, अगर आपको आता है तो आप इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। दूसरा 1967, तीसरा 1968 और चौथा है 1969। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा 1967, तो बी वाला इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, आसियान का पूरा नाम क्या है? आसियान तो शॉर्ट में लिखा गया है, इसका पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म पूछ रखी है इसकी, तो देखिए, तो इसका जो ए वाला है वो इसका बिल्कुल सही है, तो इसका फर्स्ट ए वाला ऑप्शन सही है, यही इसकी फुल फॉर्म है। आपको फुल फॉर्म जो है कुछ जैसे कि आसियान हो गया या फिर सार्क हो गया या फिर ब्रिक हो गया, इन सब की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। जो भी आपकी बुक्स में जितने भी शॉर्ट फॉर्म में लिखे गए हैं उन सब की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, उन्हें पूछा जा सकता है 1 नंबर में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, आसियान का उद्देश्य क्या है? तो जो आसियान है उसका उद्देश्य क्या था, हमने पैराग्राफ में भी पढ़ा है और वैसे भी हम सभी जानते हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन, आसियान राज्यों के भीतर एक साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना। दूसरा, आसियान राज्य के भीतर सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना। तीसरा, ए और बी दोनों। तो देखिए, जो ये साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करने की बात है, ये आसियान के अंदर था कि आसियान का जो गठन है इसी के कारण हुआ था। इसके साथ साथ क्योंकि आर्थिक रूप से अभी भी है ये जो ये बना था, तो यही हमें स्टार्टिंग में बताया गया, तो लास्ट की लाइन में भी यही बताया गया है, और इसके साथ साथ हम सभी भी जानते हैं। और ये देखिए, जो सामाजिक और आर्थिक विकास में भी मदद करना, जितने भी देश आसियान में शामिल हैं वो सारे क्या करेंगे, आपस में मिलकर क्या करेंगे, सामाजिक और आर्थिक विकास करेंगे। तो ये भी इनके अंदर तय किया गया था, तो इसलिए इसका ए और बी दोनों सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से देश आसियान के साथ मुक्त व्यापार क्षेत्र पर बातचीत करने के लिए पहले ही तेजी से आगे बढ़ चुके हैं? तो लास्ट लाइन जो थी आपको याद हो, अमेरिका और चीन वाली, उसने बता रखा है कि जो अमेरिका चीन है उसने पहल कर भी दी है, तो इसका मतलब कि इसका जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो इसका सही है। अब हम करेंगे ये जो सेक्शन सी है वो हम करेंगे खंड सी। तो देखिए, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है हमारे सामने, 19वां है, 2 ध्रुवीय विश्व से क्या अभिप्राय है?
तो ये जो दो ध्रुवीय विश्व से क्या अभिप्राय, पहले इतना बताएंगे फिर आगे का देखेंगे। दो ध्रुवीय विश्व, इतना क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है और इतना क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। अगर इसमें से आप खाली ये पहले वाला अटेम्प्ट करके आएंगे तो 1 नंबर, दूसरे वाला भी करेंगे तो प्लस हो गए 2 हो जाएंगे आपके। तो दो ध्रुवीय विश्व क्या होता है, ये हमने फर्स्ट बुक में अच्छे से पढ़ा है अगर आपको याद हो तो जो दो ध्रुवीय विश्व है, पूरे देश में 1945 के बाद शीत युद्ध, जो जिसे हम कहते हैं 1945 के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व में क्या हो गया था, पूरा विश्व 2 गुटों में बट गया था। एक तो पूंजीवादी अमेरिका के साथ हो गया था एक गुट, यानी कि जो नाटो है, और दूसरा क्या था, जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था यानी कि जो सोवियत संघ है, सोवियत संघ साम्यवाद का समर्थन करता था, उसके साथ हो गया था। यानी कि पूरा विश्व क्या है, 2 महाशक्तियों ने जो गुट बनाए थे उनके अंदर समा गया था। पूरा विश्व इन 2 गुटों में बट गया था, इसे ही 2 ध्रुवीय विश्व की संज्ञा दी गई है। अब इसका अंत किस प्रकार से हुआ था, इसका अंत हुआ था जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था, सोवियत संघ समाप्त हो गया था। कब हुआ सोवियत संघ समाप्त, 1991 में। 1991 में सोवियत संघ समाप्त हो गया था, उसका विघटन हो गया था। उसी समय 2 ध्रुवीय विश्व का अंत हो गया था और विश्व में एक महाशक्ति, या फिर कहा जा सकता है अनेकों महाशक्ति उभर सकती है। फिलहाल एक महाशक्ति, इसका नाम क्या है, अमेरिका, वो उभर कर सामने आया। तो उसके हमने परिणाम बहुत बार पढ़ चुके हैं, नहीं देखिए आप वीडियो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 20 है, वर्तमान में सत्ता के नए केंद्र कौन कौन से माने जाते हैं। तो यहाँ पर हमें बताने हैं कि वर्तमान में इस समय में सत्ता के कौन कौन से केंद्र हैं जिन्हें ये माना जा सकता है कि आगे जाकर वो क्या है, एक महाशक्ति का रूप धारण कर सकते हैं, सत्ता के विकेंद्रीकरण जो कहलाते हैं। तो जो यूरोपीय संघ है वो आ सकता है, इसके अंदर बहुत सारे देशों का मिलकर यूरोपीय संघ का गठन हुआ था, तो वो क्या है, मुकाबला दे रहा है अमेरिका को। इसी प्रकार से आसियान है वो लगातार क्या है, तरक्की करता जा रहा है, विकास करता जा रहा है। दक्षेश हो गया, और दक्षेश यानी कि सार्क। इसके साथ साथ जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स आपका न्यू टॉपिक इंक्लूड किया गया है 2020 से 2021 के न्यू सिलेबस में। तो जो ब्रिक्स है वो भी क्या है, सत्ता के नए केंद्र में शामिल है ब्रिक्स, तो आपको याद रखना है। तो ये आपके 4 आपने बता दिए, इसका मतलब आपका जो 2 हैं वो आपके 1 नंबर के हो गए, 2 1 नंबर के हो गए। इस तरीके से बता सकते हैं ना, तो केवल यहाँ पर आप 2 भी बताएंगे तो भी चल जाएगा, वो टीचर अपने आप डिसाइड करती है। आपको यहाँ पर कोई भी 2 नाम बता देंगे क्योंकि 2 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता के समय देश को किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो स्वतंत्रता के समय हम सभी को पता है, चैप्टर 1 पढ़ा होगा आप सभी ने, जो सेकंड बुक है उसमें आपको जो 3 चुनौतियां हैं वो बताई गई है। पहला, देश को एकता के सूत्र में बांधे रखना। तो यहाँ पर जो एकता के सूत्र में बांधे रखने का मतलब है कि हमारा देश आज़ाद हुआ है, उस समय हमारे देश में बहुत सारी परेशानियाँ थी। जैसे कि हमारे देश में क्या है, हम सभी जानते हैं हमारा देश क्या विविधताओं का देश है। यहाँ पर क्या है, डाइवर्सिटी है बहुत सारी। इसका मतलब बहुत ज़्यादा भिन्नता है हमारे देश में, चाहे वो भाषा को लेकर हो, चाहे वह पहनावे को लेकर हो, संस्कृति को लेकर हो, या फिर कल्चर को लेकर, संस्कृति को लेकर हो, तो इस तरीके से, या फिर धर्म को लेकर हो। तो हमारे देश में बहुत सारी विविधता है, विविधता से भरा हुआ हमारा देश भारत है। तो उसे एक सूत्र में पिरोए रखना, जिस प्रकार से जो सुई है उसमें धागे को पिरोए रखते हैं, उसी प्रकार से देश में इतनी भिन्नता होने के बाद भी उसे इकट्ठा रखना, ये बहुत ही मुश्किल वाली बात थी। उसके साथ साथ एक और मुश्किल की बात थी कि हमारे देश में जो छोटे छोटे बहुत सारे जो थे, कहीं यहाँ पर रजवाड़ा है छोटा, कहीं यहाँ पर रजवाड़ा है, कहीं यहाँ पर रजवाड़ा है, तो ये डर था कि हमारा भारत देश में इतने सारे रजवाड़े हैं, अगर वह स्वतंत्र रहने का फैसला कर लेते हैं, अपने आप को स्वतंत्र रखने का, अपना एक अलग देश बनाने का फैसला कर देते हैं, तो हमारा देश बिखर जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो किस प्रकार से रजवाड़ों का विलय भारत में किया जाए, ये पहली समस्या हो गई। यहाँ पर आप सोचेंगे 2 नंबर का है और मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन क्यों कर रही हूँ। बहुत सारे बच्चे कहते भी हैं कि इतना एक्सप्लेन नहीं करें, पर मानिए 2 नंबर का क्वेश्चन है और आपका यही क्वेश्चन आपका 6 नंबर में आ जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम ये 6 नंबर में भी आया है, तो आपको 6 नंबर का भी तो तैयार होना चाहिए ना। मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको 6 नंबर तक का जो क्वेश्चन है वो भी तैयार करवा दे चलूँ। इसके साथ साथ जो दूसरी समस्या थी वो कौन सी थी, दूसरी चुनौती थी वो कौन सी थी, लोकतंत्र को स्थापित करने की थी, क्योंकि भारत ऐसा देश है जो लोकतंत्र का जनक माना जाता है। भारत में जो लोकतंत्र, यहाँ तक कि जो मतदान देने, हमारे देश में सबसे पहले स्त्री और पुरुष दोनों में समानता हुई थी।
हम सभी जानते हैं। तो जो लोकतंत्र, क्योंकि हमारा देश अभी भी आज़ाद हुआ था और अभी तक ऐसा कोई देश निकल के नहीं आया था जिसने आज़ाद होते ही क्या है लोकतंत्र को अपना लिया। तो इसलिए हमारे देश पर बहुत सारी कमेंट की जा रही थी, टिप्पणी की जा रही थी कि हमारा देश पछताएगा लोकतंत्र को अपना रहा है, तो थोड़े दिनों में यह अपने आप ही क्या होगा, गैर लोकतांत्रिक हो जाएगा। तो इस तरह की काफ़ी टिप्पणियाँ की जा रही थी। यहाँ तक कि जो न्यूज़ पेपर थे उनके जो राइटर थे वो भी हमारे ऊपर काफ़ी टिप्पणियाँ कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू के ऊपर टिप्पणियाँ कर रहे थे क्योंकि उसमें वही प्रधानमंत्री थे। लोकतंत्र को कायम करने की जो समस्या थी ये भी भारत में थी। तीसरी जो समस्या थी वो थी विकास से संबंधित। हमारा देश अभी अभी आज़ाद हुआ था 1947 में और हमारे देश की जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। पहले हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस तरीके की आप बातें लिख सकते हैं अपने आंसर में, तो ये गलत नहीं होगा क्योंकि ये बात तो सच्ची है। पहले हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था, परंतु जैसे ही ब्रिटिश हमारे भारत में आते हैं, हमें गुलाम बनाते हैं, ऐसे ही हमारी जो सोना है यानी कि कच्चे माल को यहाँ से वहाँ ले जाते हैं और उसका व्यापार करते हैं। इससे हमारे देश का जो भी कच्चा माल था, यहाँ तक कि हमारे देश को बिल्कुल गरीब बनाकर छोड़ दिया। तो उस समय जो राजनीति है, जो राजनीति में जितने भी नेता थे, उन सबके सामने चुनौती थी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसे दोबारा से विकसित किस प्रकार से किया जाए, उसका विकास किस प्रकार से किया जाए। भारत में अनपढ़ लोग भी थे, यानी कि पढ़े लिखे नहीं थे, निरक्षर थे, तो उन्हें किस प्रकार से पढ़ाया जाए, क्योंकि भारत में यही प्रॉब्लम हुई थी कि हमारे भारत देश में क्या निरक्षरों की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए हमें गुलाम बनाया गया। तो इस समस्या को किस प्रकार से दूर किया जाए। और भी काफ़ी समस्याएं थी विकास को लेकर, किस प्रकार से विकास किया जाए, क्योंकि हमारी बहुत सारी, यहाँ तक कि 85% जो जनता थी वो क्या थी, कृषि पर निर्भर थी, कृषि में लगी हुई थी। पर कृषि में इतनी सारी जनता की ज़रूरत थी ही नहीं, वो तो वही वैसे ही अपना श्रम दे रही थी जाकर। तो उन्हें भी कोई काम मिले जिससे हमारे देश का विकास हो सके, जीडीपी में वृद्धि हो सके। तो ये जो थी ये तीसरी चुनौती थी। इसके साथ ये तीसरी चुनौती भी यहाँ पर ख़त्म, तीनों के तीनों यहाँ पर ख़त्म हो गई और 6 नंबर का भी क्वेश्चन आपका तैयार हो गया है। अब छोटा सा अगला सा और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, वीडियो को ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें हम करेंगे। देखिए 22वां, राष्ट्रीय आपातकाल के कोई 2 प्रभाव बताएं। तो राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी के टाइम पर लगा था, आप सभी को पता है 1975 में लगा था राष्ट्रीय आपातकाल। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसके कोई भी 2 प्रभाव बताने हैं हमें। तो पहला हम बता सकते हैं सत्ता का केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, जो सत्ता है वो केंद्र के पास चली जाती है। जो केंद्रीय सरकार होती है वो क्या करती है, वो सीधे अब अपना शासन करती है। तो ये हो गया, सत्ता का केंद्रीकरण हो जाता है जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। यहाँ पर ये नहीं पूछा गया कि इंदिरा गांधी के टाइम पर जो आपातकाल लगा था उसमें क्या हुआ था, यहाँ पर केवल राष्ट्रीय आपातकाल लिखा गया है, इसलिए हम केवल उसी का आंसर देंगे। दूसरा, राष्ट्रीय आपातकाल से क्या प्रभाव पड़ता है, जो मौलिक अधिकार होते हैं वो निलंबित हो जाते हैं। मौलिक अधिकार निलंबित, मौलिक अधिकार निलंबित का मतलब है कि जो मौलिक अधिकार होते हैं, जो हमारे मौलिक मूल आधार हैं हमारे जीवन जीने के, वो क्या है, उन पर रोक लगा दी जाती है। यानी कि हमारे जो 6 मौलिक अधिकार है वो अब जनता नागरिक के पास नहीं होते हैं जब आपातकाल लग जाता है देश में। यहाँ तक कि जो नागरिक है उसके शरीर, उसके जो जीवन है, उसकी स्वतंत्रता का भी अधिकार उसके पास नहीं रहता है। तो यानी कि पूरी तरीके से जो नागरिक है उस पर अधिकार किसका हो जाता है, केंद्र का हो जाता है। जो उसके लिए वो डिसाइड करेगा वही उसे करना पड़ेगा। तो ये 2 प्रभाव पड़ते हैं कभी भी आपातकाल लगता है देश में। तो यहाँ पर ये नहीं पूछा गया कि इंदिरा गांधी के समय में जो आपातकाल लगा था उसका प्रभाव क्या पड़ा था देश पे। यहाँ पर केवल ये पूछा गया कि राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव क्या पड़ा था देश पर। तो इसके लिए हमने सीधे से आंसर दिया है कि राष्ट्रीय आपातकाल में क्या होता है। तो ये आपका यहाँ पर जो सेक्शन सी है वो आपका यहाँ पर ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए, बताइए कैसी लगी। चैनल पर नए हो तो आप क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर सकते हैं जिससे कि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। थैंक यू।